Students, we are going to start the class. This is lecture number 2. Right now, this is lecture number 2, structure of atom. This is lecture number 2, structure of atom. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जे थॉमसन, प्रोटॉन के लिए ई गोल्डस्टीन, है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले टर्म पे डिस्कशन किया था। न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है जेम्स चैडविक, और मैंने आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में भी काफी देर तक डिस्कस किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। और डिस्चार्ज ट्यूब में एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर हम जनरेट कर देते हैं, दिस इज लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, तो स्पेशल कंडीशन से हम लोग एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होती है। वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होती है कैथोड से। तो हम लोग कहते हैं ये छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रेज। और कैथोड रेज की जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको मार्क करके ऑलरेडी होमवर्क में सेंड कर दी थी, तो आई होप आप लोगों ने सब देख लिया होगा। तो बच्चों, दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इस तरह से काफी सारी बातें थी जो हम लोग ने पिछले टर्म पे कवर की थी। अब बच्चों, हम लोग उसके आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और कुछ बातें आपसे और भी आपको समझाने वाले, इसलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन लिखने वाले हैं। दिस इज व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि अगर हम किसी से भी आइसोटोप्स पूछते हैं तो पहले तो वो गलत डेफिनेशन बताता है। कहता है कि सर आइसोटोप्स हम लोग ने क्लास 9-10 में पढ़ रखा है, जूनियर क्लासेस में, और सर उसमें ऐसा बताया जाता था कि सर जो आइसोटोप्स होंगे उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, उनको सर हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा, अगर ये डेफिनेशन आपने क्लास 9-10 में भी लिखी होगी तो ये गलत हो जाती है। इस डेफिनेशन को आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number, known as isotopes, known as isotopes। तो बच्चों, ऐसे आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, यानी कि आपने इसमें क्या नई चीज देखी? इसमें आपने ये नई चीज देखी कि अगर हम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऐड नहीं करते तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। और अगर आपकी अभी तक आदत है एटॉमिक वेट कहने की, तो एटॉमिक वेट आपको नहीं कहना है, अब आपको मास नंबर कहना है। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे ये ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, आपको ये दिख भी रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, नोन एज आइसोटोप्स। ये डेफिनेशन आपको फॉलो करनी है। अब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे आपके पास एक एग्जांपल आपको बताया जाता था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, और तीनों आइसोटोप्स का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तीनों एलिमेंट सेम है, मतलब तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। समझ में आया? इसका नाम होता है प्रोटियम, हाइड्रोजन, इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। और दिस इज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इसको हम कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं ट्राइटियम। तो बस ये 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स की सही डेफिनेशन आपको किस तरह से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, अब आप आगे कंटिन्यूएशन में लीजिए, एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, उसका नाम होगा आइसोबार्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोबार्स। तो बच्चों, इसमें भी डेफिनेशन में आपको कुछ खास बातें ध्यान देनी होगी। अगर आप फिर से यहाँ पर कहते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग कहते हैं एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। क्या कहते हैं? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ये कहने का तरीका यहाँ पे बदल जाता है, तो उस बात को आप लिख लीजिए।
This is atoms of the different element. This is atoms of the different element having same mass number, having same mass number but different atomic number, but different atomic number, known as isobars, known as isobars. तो बच्चों यहाँ पर कहाँ कहाँ आप गलती करते थे पहले, जो अब आपको नहीं करनी। आपको यहाँ पे जरूर लिखना है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, और एटॉमिक वेट की जगह आपको मास नंबर ही यूज करना है इन फ्यूचर, इसलिए बार बार आप एटॉमिक वेट मत कहिएगा, उसको मास नंबर कहने की आदत डालिए। और बच्चों मास नंबर किसके इक्वल होता है ये भी आप जानते हैं, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और बातें भी आप समझ लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो भी आपके कोर्स में थी लेकिन आपको उस समय बताई नहीं जाती थी, अब आप समझ लीजिए, वो नीचे स्टार बना के लिखी रहती थी। तो वो कौन सी बातें हैं जो अभी भी आपको पता नहीं है, वो नाम है बच्चों आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, तो ये भी एक वर्ड होता है बच्चों, ये भी आपको यूज करना होता है, एक आइसोटोन्स नाम का वर्ड। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, इसको समझने की पूरी कोशिश करिए, मेरे साथ लिख लीजिए भले। Atoms having same number of neutrons but different mass number are called isotones. लिख लीजिए भले हमारे साथ, इसको हम लिखवा दे रहे हैं। Atoms having same number of neutrons, same number of neutrons, atoms having same number of neutrons but different mass number, but different mass number, मैं अगेन सिर्फ फिर से रिपीट कर रहा हूं, atoms having same number of neutrons but different mass number are called isotones। क्या कहेंगे बच्चों को, आइसोटोन्स कहेंगे। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसे एटम्स में जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या यानी न्यूट्रॉन्स सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। अब बच्चों मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो जिसकी वजह से उनका मास नंबर डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो ऐसा कोई भी केसेस आपके पास जनरेट हो जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम है लेकिन प्रोटॉन्स डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स क्या है, आइसोटोन्स के नाम से जाने जाएंगे। समझ में आया? मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। समझ गए? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बात आपको बता देते हैं साथ में। एक्सक्यूज मी सर, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर से मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस, एटम्स और आयंस भी हो सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको नाम से ही क्लियर है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब क्या हुआ, द स्पीशीज, स्पीशीज हम इसलिए कह रहे हैं उसमें एटम्स भी हो सकते हैं आयंस भी हो सकते हैं, containing same number of electrons are called isoelectronic species। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे वैरायटी जनरेट होती चली जा रही है, ये आप लोग के पास पहले भी कोर्स में था लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं था, अब इसको जरा टारगेट कर लीजिए और समझ लीजिएगा। तो द स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब क्या होता था, स्पीशीज का मतलब आप यहाँ पे एटम्स भी ले सकते हैं और उसमें आयंस भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने कहा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, तो आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है, बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम है द स्पीशीज, तो स्पीशीज में वो एटम्स भी हो सकते हैं आयंस भी हो सकते हैं, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड isoelectronic species। isoelectronic species।
समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए। यानी आपने ओवरऑल मिला करके क्या क्या देखा, आइसोटोप्स देखा, आइसोबार्स देखा, आइसोटोप्स देखा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज नाम का एक नया वर्ड आपने ये भी देख लिया। अब बच्चों हम लोग का क्या काम है, हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो ये बात आपको आज के बाद पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किस बात पे डिपेंड करता है। इस बात को आप पहले से भी जानते होंगे, ये पहले से भी आपके कोर्स में था, और अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो आप याद रख लीजिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ गए? और जो बच्चों मास नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस। तो दिस इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको आप तो पहले से भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप उसको लिख लीजिए कि मास नंबर किस बात पे डिपेंड करता है। तो मास नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि ये क्या बातें हैं, आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, यस अब तो हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और कुछ बातों आपको और भी समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वैसे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। तो बच्चों कभी भी अगर आपके पास अरेंजमेंट हो, वो अरेंजमेंट या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कोई भी अरेंजमेंट अगर इस तरह से आपको दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम उस अरेंजमेंट की डेफिनेशन आपको लिख के बता देते हैं। डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, the arrangement of different type of electromagnetic radiations in order of increasing wavelength। अगर बच्चों वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो ब्रैकेट में आप ये भी डाल सकते हैं डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो वो उसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की करेक्ट डेफिनेशन क्या है वो आपकी स्क्रीन पे अभी लिखी जा रही है, इसलिए आप उसको पूरी सही ढंग से लिख लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी वगैरह में भी आपके पास नहीं दी हुई है, इसलिए हम वो बातें आपको लिखवा रहे हैं जो आपको जल्दी कहीं देखने पर नहीं मिलेगी। The arrangement of different type of electromagnetic radiations। अब बात ये आती है कि what is the meaning of word electromagnetic। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड कहाँ से आया है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो होता है ये दो चीजों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किससे मिलकर के बने होते हैं? वो बन के बने होते हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, मतलब काफी सारी वेव्स का जब कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ये रेडिएशंस अगर ना हो तो हम आपसे जो अभी पढ़ाई करवा रहे हैं हम आपको पढ़ाई भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यही रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से आप हमारी आवाज अभी तक सुन रहे हैं।
चेक कर लीजिए आपको हमारी आवाज आ रही है, और ये किसकी वजह से आ रही है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई पार्ट रहा होगा जिसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा रही होगी, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस इतने कम टाइम में इतनी जल्दी ट्रेवल कर रही है और आपको मेरी आवाज तुरंत सुनाई देगी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो मैंने ये बच्चों यहाँ पर स्पेलिंग फिर से सही कर रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वर्ड होता है ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है तो मैं आपको उसका एक डायग्राम भी बना के दे देता हूँ। तो बच्चों मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे तो मैथ्स में आपको उस तरह से कर्व बना करके दिखाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कोई बच्चा अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी तो वो इसको बता सकता है ये किसका ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। इसको हम लोग साइन एक्स का ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हॉरिजॉन्टल पे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में किस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं और वो किस तरह से चलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ध्यान से देखिए, ये दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, और दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इन दोनों से ही मिलकर के बनता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दोनों पार्ट होते हैं। तो बच्चों आप लोग को ये तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशंस होते हैं ये कई तरह के होते हैं। अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। हालांकि ये सारा पार्ट फिजिक्स का होता है लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री में है, मैं आपको उससे थोड़ा ज्यादा ही बता देता हूँ जितना है। तो वैसे तो इन सबको एक शॉर्टकट से भी लर्न किया जाता है। केमिस्ट्री में काफी ज्यादा शॉर्टकट होते हैं, अगर वो आप अलग से पढ़ेंगे आपसे तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको एनसीईआरटी में इतना तो हम दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो डायग्राम है ये आपके सिलेबस में है, आपकी एनसीईआरटी में भी बना है। आपकी स्क्रीन पे देखो मैंने एक डायग्राम को इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे जनरेट किया गया है। ध्यान से देखिए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे जनरेट किया गया है। अब बच्चों अगर आपके पास रेफरेंस बुक होगी, रेफरेंस बुक बाय द वे हम लोग जब अलग से पढ़ाते हैं तो हम लोग बच्चों को एबीसी वगैरह देते हैं। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप फिर अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये डायग्राम बेसिकली क्या होता है, ये डायग्राम एक कलर डायग्राम वैसे होता है। बाय द वे आपके पास अभी ब्लैक एंड व्हाइट होगा शायद एनसीईआरटी में, उसको आप देख लीजिएगा। तो कलरफुल है। इस डायग्राम को बच्चों आप लोग ध्यान से देखें और मैं आपको चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक वर्ड लर्न कर लीजिए, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो सारी वेव्स आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को पहले क्रॉप कर देता हूँ, क्रॉप करके आपके नोट्स में डाल देता हूँ और नोट्स में डालने के बाद वहां पे शॉर्टकट आपको एक बार लिख देता हूँ। तो जस्ट वेट करिएगा, क्रॉप नहीं हो रहा, डायग्राम बड़ा है थोड़ा सा, ये मेरा सॉफ्टवेयर इसको क्रॉप शायद ना कर रहा है। तो जस्ट वेट, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, नहीं कर पा रहा, लास्ट ट्राई और करते हैं, कर लीजिए। ओके बच्चों, तो मैं इसी डायग्राम की बात कर रहा था जो अभी मैं आपको लिंक करके दिखा रहा था। तो ध्यान से देखिए वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे जस्ट अब आ रहा है। ये है वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस डायग्राम की मैंने आपको अलग से क्रॉप करके फोटो डाल दी।
तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक होता है, लिख लीजिए आप उस वर्ड को, मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए, लिखिए राहुल, लिखिए राहुल मदर इज विजिटिंग, मेरे साथ लिखिए, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। गार्डन बच्चों जेवियर से थोड़ा पहले स्पेस बना के लिख देते हैं, ठीक है, जेवियर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गार्डन, ठीक है। तो बच्चों दिस इज रिटन एज राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका काम यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों जो आर होता है उस आर का मतलब होता है यहाँ पर रेडियो वेव्स। क्या होता है? रेडियो वेव्स। जो मदर होता है एम, उसका मतलब होता है माइक्रोवेव्स। क्या होता है? माइक्रोवेव्स। आई का मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेस। और वी का मतलब होता है विजिबल, वी का मतलब होता है विजिबल, विजिबल वेव्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कई तरह की वेव्स या रेस से मिलकर के बना होता है। तो ये जो वेव्स हैं वो मैं उनके नाम आपको लिख करके बता रहा हूँ, और उसको लर्न करने का एक तरीका मैंने बता दिया है आपको कि राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। तो आर का मतलब होता है रेडियो वेव्स, एम का मतलब होता है माइक्रोवेव्स, आई का मतलब इंफ्रारेड, पी का मतलब विजिबल वेव्स, और यू का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। दिस इज अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो एक्स का मतलब होता है जेवियर, एक्स का मतलब जेवियर थोड़ा ना होगा यार, एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स रेज। जी का मतलब गामा रेज। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इंडिविजुअल लर्न करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ये गाना याद कर लेते हो कि राहुल की माँ अंकल जेवियर के गार्डन में गई है, तो आपके ये सारे वेव्स क्रिएट हो जाते हैं। राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन, हो गए ना? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, विजिबल रेस, इस तरह से इंडिकेट करिए। देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, विजिबल रेस, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गामा रेस। आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना होता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा और राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? वेव लेंथ इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? ध्यान से देखिए। इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को पहले आप ध्यान से देखिए। ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी है और नीचे की तरफ वेवलेंथ है। ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी है, नीचे की तरफ वेवलेंथ है। और इसमें अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं तो देखो, वेवलेंथ को बच्चों लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, आप अपनी एनसीईआरटी में भी खोल के देख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है उसको हम लोग कहते हैं म्यू। म्यू इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, और वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है लैम्डा। हो सकता है आप वेवलेंथ भी ना जानते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लास आपके जूनियर क्लासेस में था, वो साउंड वेव्स करके। तो वहां पर आपको बताया जाता था ट्रांसवर्स वेव, क्रेस्ट, ट्रोफ, ये सब पढ़ाया जाता था फिजिक्स में। तो बच्चों ये वही वाला लैम्डा है। लैम्डा इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, दिस इज नोन एज लैम्डा। तो बच्चों लैम्डा इज द बेसिकली अ डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपके पास जूनियर क्लासेस में थे। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि इन टेक्निकल टर्म्स को यूज करके कि लेफ्ट से राइट में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देख रहे होंगे तो 10⁻⁻16 लिखा है, 10⁻⁻14, 10⁻⁻12, इस तरह से ये वैल्यूज जो है बढ़ती चली जा रही है। यानी कि इस वाले ऑर्डर में जो आपके पास स्क्रीन पे विजिबल है उसको ध्यान से देखिए। इस वाले ऑर्डर में क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? इस वाले आपके ऑर्डर में ये देखने को मिला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर
वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और आप टॉप पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो भी रही है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है वो सबके टॉप पे लिखा हुआ है और जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको आप समझने की कोशिश करिए, वरना आपको जल्दी ये सब समझ में नहीं आएगा, नहीं आपको जल्दी कोई बताएगा। ज्यादातर टीचर इसको छुड़वा देते हैं अनइम्पॉर्टेंट कह के, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये तो आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इसको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको छुड़वा देते हैं। तो अभी भी आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी नजर आ रही है, आप कहोगे सर रेडियो वेव्स की, क्योंकि राइट हैंड साइड पे रेडियो वेव्स है। राइट हैंड साइड पे क्या है, रेडियो वेव्स। समझ रहे हो कि नहीं? तो बच्चों अगर आप अपने वाले ऑर्डर से इसको लर्न करना चाहो तो अपने वाले ऑर्डर से भी इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में मेरा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपकी जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ये मेरा वाला ऑर्डर बता रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा वाला ऑर्डर हमने इस तरह से लिखा है ताकि बच्चों को लर्न हो जाए, ठीक है ना। तो बच्चों आप देख सकते हो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियो वेव्स है और रेडियो वेव्स की मैंने अभी आपको बताया था इस डायग्राम में कि उनकी वेवलेंथ क्या होती है, उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों आप अपने अपने डायग्राम में फिर से देख सकते हो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको डायग्राम में भी इंडिकेट हो रहा है। 10 की पावर 8 करके कुछ लिखा हुआ है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 इस ऑर्डर की होती है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यानी मेरा जो ऑर्डर है वो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो बच्चों मेरे वाले ऑर्डर से अगर आप लर्न करेंगे तो आपको एक ही बार में समझ जाएगा कि ये वेवलेंथ का ऑर्डर डिक्रीजिंग है और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये इंक्रीजिंग है। तो बच्चों आपसे कोई फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछे तो आप बता सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ का ऑर्डर पूछे तो वो भी आप बता सकते हो। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए, दिस इज राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। ये आपको पता होगा तो ही आप कुछ उसको इमरजेंसी में बता सकते हो, वरना आप नहीं बता पाओगे। तो बच्चों मैं आपको ये भी, अगर आप भूल जाते हो तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप सवेरे ही उठते ही क्या सुनते हो, कान में लगा के एफएम सुनते हो। एफएम में क्या लिखता है, एफएम में ध्यान से देखा करो कौन सी वेव्स होती है। एफएम में क्या कहा जाता है, आप कभी ध्यान से देखते हो, कहा जाता है 92.5, 90, रेडियो रेडियो वेव। इस तरह से उसमें कुछ ना कुछ डाटा लिखा रहता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से जो एफएम वाली जो क्वांटिटी आप देखते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होता है। अब आप उसको रिलेट कर नहीं पाते हो तो वो आप अपना देख लो, एफएम से आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप तो भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस गाने को याद कर लो, दिस इज राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन, ठीक है। इससे आपको ये याद हो जाएगा और इस ऑर्डर से आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज करती है। यानी कि बच्चों गामा रेज जो होती है, जिसको मैंने गार्डन से रिप्रेजेंट किया है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो आई थिंक आपको ये बच्चों ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसमें ज्यादातर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का। तो बच्चों आप देख सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में भी कन्वर्ट हो जाता है और उसमें पूछा जाता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ की क्या रेंज होती है। तो वेवलेंथ की जो रेंज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में वो होती है बच्चों, अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर से लेकर के कहां तक होती है बच्चों, 750 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पास बुक में देखो वेवलेंथ में नीचे जस्ट लिखा हुआ है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब मैंने आपको क्लियर किया था कि आप इसको या तो एक गाने से लर्न कर लो, और अगर गाना अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 400 से लेकर के 750 तक जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो नैनोमीटर में होता है, और इस ऑर्डर की जो भी वेवलेंथ होगी वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ होता है ये ज्यादातर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इस डायग्राम में जितनी भी तरह की वेव्स आपको नजर आ रही है वो सारी वेव्स आपने एक ही बार में प्रिपेयर कर ली है।
उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए। इसको मैंने काफी देर तक समझा दिया, ठीक है। दिस इज राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन, ठीक है बच्चों। बाकी और भी कुछ होता है, लेकिन वो फिर जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं या कुछ प्रिपेयर वगैरह करते हैं तो हम लोग उनको अलग से बताते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए। अब एक बच्चे का भी मैसेज आया है कि वो यही नहीं जानता कि व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज अच्छा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी आप नहीं जानते हो, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों अगर आप वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी नहीं जानते हो तो उसके लिए आप एक डायग्राम को फॉलो कर लो, उससे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डायग्राम को आप एक फॉलो कर लो। तो बच्चों आप इस तरह से जो ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। बाय द वे y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ अगर आपको रियलिटी में यहाँ से देखनी हो तो वेवलेंथ बेसिकली ये होती है, दिस इज लैम्डा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, ठीक है, दिस इज अ वेवलेंथ, ठीक है। अब अगर आपको उसमें एम्पलीट्यूड देखना हो तो आप इसमें एम्पलीट्यूड भी देख सकते हो, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। अगर आपने एम्पलीट्यूड भी कभी नहीं देखा तो ये एम्पलीट्यूड होता है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हो तो फिर आप एक पेंडुलम डायग्राम ले लो। ये पेंडुलम डायग्राम सब जूनियर क्लासेस में सब आपको पढ़ाया जाता है। तो पेंडुलम डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो कि ये किस तरह से प्रोसेस रहा होगा जिससे ये सारी बातें जनरेट हुई। तो आप इसका एक वर्चुअल डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये आपकी स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते जाइए, आप बन जाएगा आपका भी। इस तरह से मैंने एक वर्चुअल डायग्राम बना लिया है, इससे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से स्क्रीन पे देखें तो ये जब आपका पेंडुलम है, ये जब ए से लेकर के बी तक जाएगा और बी से लेकर के ए होते हुए सी जाएगा, यानी ये क्या, ए से गया बी, बी से ए होते हुए गया सी और सी से आया ए। तो बच्चों इसको कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी ए से गया बी और बी से ए होते गया सी और सी से आया ए, तो उसको कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको बच्चों? टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ये बच्चों छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, मीन पोजीशन। अगर मैं किसी बच्चे से मीन पोजीशन पूछता हूं तो वो मीन पोजीशन बताने में भी आप लोग स्टिल कंफ्यूज रहते हो कि व्हाट इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए बच्चों में एक छोटा सा खिलौना आपकी स्क्रीन पे बना देता हूँ, उस खिलौने से आप याद रख सकते हैं कि व्हाट इज मीन पोजीशन, ठीक है। वो खिलौना आपको याद दिला देगा कि मीन पोजीशन क्या है। तो बच्चों एक टॉय होता था, उस टॉय आप लोग को दिया जाता था छोटे में, तो उसमें यहाँ पर आप बॉल छोड़ते थे। जब आप बॉल छोड़ते थे तो वो बॉल क्या करती थी, वो मूवमेंट करती थी, यहाँ पे ऐसे जाती थी, फिर ऐसे नीचे आती थी, फिर ऐसे जाती थी, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे आती थी। मतलब उसका ये मूवमेंट होता था। लेकिन मूवमेंट होते 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 ये बॉल कहाँ पे रुक जाती थी? ये बॉल एक सर्टेन पॉइंट पे रुक भी जाती थी। वो पॉइंट कहाँ पर होता था? ठीक बीचों बीच, यानी यहाँ पर बॉल रुक जाए, ठीक बीचों बीच यहाँ। तो बॉल बेटा जहां पर ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाती है, इसका मतलब जहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब जहां पर सारे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया, ठीक है। उसके अलावा ये भी बच्चों आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मीन पोजीशन। यहाँ पर क्या, ये बॉब जो है फाइनली आकर के रुकेगा कहाँ पर? ए पे ही रुकेगा। तो बच्चों मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है बच्चों? ये बी तक गया था, बी से ऊपर तो गया नहीं है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो बच्चों जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। आई थिंक बच्चों मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज मीन और एक्सट्रीम। तो बच्चों मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड।
लेकिन आप अभी भी नहीं समझ पाए तो मैं इसका थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, तो जस्ट आप अब समझ जाएंगे 100%। तो बस आपको देखना होगा टकटकी लगा करके। तो बच्चों ये आपकी मीन पोजीशन है और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो गैप है वो गैप कहाँ पर है, ये गैप है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी गैप को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड बच्चों आपको डायग्राम में मैंने बना के भी दिया है, तो आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों मैंने ये तो बता ही दिया कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला क्लास 5th और 6th में होता है। बस आपको करना ये होगा, इस फॉर्मूले को आप क्लास 11th में कन्वर्ट, बल्कि क्लास 10th में ही था। डिस्टेंस को बच्चों क्या करना होता है, इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय वे लैम्डा होता है। स्पीड को हम लोग वी कहते हैं और टाइम को हम लोग कहते हैं टी, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेव और टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि हम लोग वेव नेचर देख रहे थे, वेवलेंथ वगैरह। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप वेलोसिटी ऑफ वेव को आप लिखते हैं लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या बात गलत है? बिल्कुल, यहाँ से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी। और बच्चों आपको पढ़ाया जाता है कि जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपको बच्चों एन से भी दिखाया जाता है और फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपको म्यू से भी दिखाया जाता है। तो बच्चों ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपकी पूरी बुक में वो इस म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, आप किसी से भी दिखा सकते हैं, इसको कहते हैं म्यू या म्याऊ, जैसे भी आप कहें। तो बच्चों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जनरेट हो जाती है जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में यूज कर रहे थे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो बच्चों ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आपके पास क्लास 10th का ही है, मैंने कोई हाई फाई नहीं पढ़ाया है। तो बस आपको समझ में कम आ रहा है तो मैंने आपको दोबारा बता दिया कि क्लास 10th में ऐसे पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला क्लास 10th का इस तरह से जनरेट किया जाता था। तो बच्चों इस फॉर्मूले का हम लोग हर जगह यूज करते हैं, क्योंकि मैं आपको तब से बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव बेसिकली कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव को अगर आप कोई कांस्टेंट कह देंगे, ध्यान से देखिएगा हमारी स्क्रीन पे अभी भी वेलोसिटी ऑफ वेव को अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट कह देंगे, दिस इज योर कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी आपकी म्यू है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया कि म्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लैम्डा क्या हुआ, वो हुआ कांस्टेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां से बच्चों कैसा रिलेशन आ गया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक नया टर्म आप सीख सकते हैं, एक नया टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। एक नया टर्म बच्चों आप लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर का जो सिंबल होता है या उसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है 1 अपॉन लैम्डा। यानी कि आपसे कभी भी वेव नंबर पूछा जाए तो आपको कैलकुलेट करना होता है 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। तो आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ तक सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से आपकी ये घुमावदार बातें सारी आपको समझाते चले गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को जस्ट क्लियर है। तो आप का वैसे टाइम तो ओवर हो गया है, लेकिन आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज योर ऑन कॉपी, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट?
राइट डाउन द हेडिंग फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। और बच्चों आप लोग की छुट्टियां हैं क्या? यस सर। कब से लेके कब तक है? सर 21st से 28th तक। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी छुट्टियां में चलेंगी, मतलब 21st से लेकर के 28 तक। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का टाइम ओवर हो चुका है।